अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 14 ऑप्टिक्स इसका शॉर्ट लेक्चर करेंगे और ये वीडियो आई गेस 2 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे और जो बाकी रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्टिक्स है साथ वही आपने करना है कि लेक्चर सुनते हुए साथ आपने बुक रख लेनी है। मैंने भी साथ ही खोल के रखी हुई है, तो साथ साथ आपने यहाँ से सुनना है, शॉर्ट लेक्चर देखना है और साथ में बुक से आपने देखते जाना है क्या लिखा हुआ है बुक पे। तो ऑप्टिक्स की सबसे पहले ना फर्स्ट 2 लाइन्स में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसमें ऑप्टिक्स की काइंड ऑफ डेफिनेशन दी हुई है। वो ये लिखा हुआ है कि ऑप्टिक्स जो है वो साइंस है लाइट की, ठीक है, लाइट की साइंस है और लाइट का जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ जब होता है हमें ऑप्टिक्स में वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो लाइट है वो एज आ हमें पता है वेव भी बिहेव करती है और एज आ पार्टिकल भी बिहेव करती है। वेव पार्टिकल डुअलिटी जो आप आगे जाके पढ़ेंगे भी इस कॉन्सेप्ट को। तो हम इसमें जो है वो लाइट की जो वेव नेचर है ना उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स में। यहाँ पे जो लाइट की पार्टिकल नेचर है उसको हम स्टडी नहीं करते ऑप्टिक्स में। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ लेंजेस की वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ और जो ह्यूमन विजन है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी बुक में जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स दी हुई अगले पेज पे वो करनी है। डायग्राम जो उसकी फिगर है साथ में लेबलिंग उसकी अच्छे से करनी है। इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ में 3 वेज बताए हुए लाइट ट्रैवलिंग के, उसको अच्छे से करना है। अब डेफिनेशन देख लें, सबसे लास्ट पे लिखी हुई है बोल्ड लेटर्स में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड बाउंसेस बैक इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल करती है, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल जो है वो रे ऑफ लाइट है, इस पेपर पे जब वो फॉल करती है, फॉल करने के बाद वो यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है, ये बाउंस बैक वो करके, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुई। तो आगे हमें आपने डेफिनेशन इसकी कर ली। डेफिनेशन के ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें कुछ टर्म्स बताई हुई हैं कि रिफ्लेक्शन से डील करते हुए हमने कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ करनी है। वो कौन सी हैं, जैसा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज़ अ लाइन नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, वो एक लाइन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ये सरफेस है ना जिससे हम डील कर रहे हैं, जिसके बारे में हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसके जो नॉर्मल है ना, ठीक है, जिस तरह से ये पेंसिल इस तरह से जब मैं रखूँगी ना तो ये पेंसिल इस पेज के जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वो 90 का एंगल बना रही है, नॉर्मल का एंगल बना रही है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। फिर वो रे जो है जो कि स्ट्राइक करती है सरफेस पे, यानी कि ये पेंसिल जिस तरह से मैं इसको रे बोल रही हूँ, जिस वक्त ये इस तरह फॉल करती है तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है। जब बाउंस बैक कर जाती है इस तरह से तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई है, इंसिडेंट रे होगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जिस एंगल पे ये रे फॉल कर रही है, यहाँ पे जो एंगल पेज के साथ ये पेंसिल बना रही होगी ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और दूसरे क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, जो बाउंस बैक करके वापस जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पेपर के साथ एंगल बना रही होगी वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये सारी टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब आगे जो फिगर इसकी कौन सी करनी है आपने, 14.11 का जो ए पार्ट दिया हुआ है या बी पार्ट दोनों वो इसमें आ जाती हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दिखाई हुई है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट पैराग्राफ है जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पहले पेज पे 14.1, उसमें ना लाइट कैन ट्रैवल इन 3 वेज, ये जो 3 वेज बताए हुए हैं कि लाइट जो है वो 3 तरीक़ों से ट्रैवल करती है। क्या है, एक तो डायरेक्ट आती है सोर्स से ऑब्जर्वर तक, जिस तरह से एग्जाम्पल दी हुई है, सन लाइट जो है स्पेस में से होती हुई अर्थ में पहुंच रही होती है, एक ये तरीका है। इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स में से भी पास करती है, जिस तरह से कि ग्लास में से या रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट में से, जैसा कि मिरर्स। तो इन तमाम केसेस में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, एक रे की फॉर्म में। तो ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, रिफ्लेक्शन। अगला जो टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें 2 लॉज दिए हुए हैं, उनकी आपने स्टेटमेंट एज इट इज़ फ्रॉम बुक करनी है, उसको हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नीचे जो फिगर्स बनी हुई हैं उनको देखते हुए आप इसको समझ सकते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, या जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल दरमियान में ड्रॉ किया हुआ है, ये सारे एक ही प्लेन में है, ठीक है। और आगे ये बताया हुआ है सेकेंड पॉइंट में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा इक्वल होता है। और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं कि थीटा जो इंसिडेंट है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये हमारे पास 2 लॉज हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमने बुक से कर ली। इसके बाद आगे जो है ना वो ए पार्ट जो लिखा हुआ है वो बेसिकली टाइप्स बताई हुई है रिफ्लेक्शन की। 2 टाइप्स हैं,
पहली क्या है कि रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन तब होती है जब हम उस रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं जो स्मूथ सरफेस पे हम जब उसको स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि मिरर पे जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे तो हम कह सकते हैं ये रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे बस इतना ही बताया हुआ है, साथ में इन्होंने फिगर दिखा दिया 14.2। और जो दूसरी टाइप है वो क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या होता है, हम जब रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं ऐसी सरफेसेस पे जो कि रफ सरफेसेस हैं और वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो स्कैटर कर जाती है ज़्यादा सारी डायरेक्शंस में, एक ही डायरेक्शन में स्कैटर नहीं करती। तो इसकी इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, उसकी एक एप्लीकेशन बताई हुई है कि ये हमें जितने भी नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि पेज ऑफ द बुक है या पूरी स्क्रीन आपको मोबाइल की फ़िलहाल जो पेज ये सारा दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन अभी हो रही है, हमें जो इमेज दिखाई दे रही है, ये डिफ्यूज्ड वाले में आ जाएगा। तो आगे ये लिखा हुआ है, दिस इज़ वाई दैट इज़ वाई यू कैन सी दिस पेज फ्रॉम ऑल साइड्स नॉट फ्रॉम ओनली एट अ सिंगल पॉइंट। द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड इमेज फ्रॉम मैनी साइड इज शोन इन द फिगर 14.2b। तो इसमें ये बता रहे हैं कि हमें जितनी भी नॉन शाइनी सर्फेसेज से जो भी इमेज नज़र आता है वो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल है। तो यहाँ तक ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। इसके बाद अगले पेज पे आ जाएंगे तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमने क्या करना है, डेफिनेशन करनी है और आपने साथ में इसकी एक एप्लीकेशन बताई हुई है। डेफिनेशन इसकी जो है वो एंड पे दी हुई है, ठीक है, वो भी बोल्ड लेटर्स में है। द चेंजिंग ऑफ अ लाइट रेज डायरेक्शन व्हेन इट पासेस थ्रू वेरिएशंस इन मैटर इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अच्छा, डायफ्रैक्शन आगे वर्ड इन्होंने बेसिकली यूज़ कर लिया रिफ्रैक्शन के लिए ही। इसमें क्या है, ये इंसिडेंट रे है ना, जब ये इसमें से पेपर में से अगर पास कर जाएगी ना, पास करने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। पास करने के बाद इसकी डायरेक्शन जिस एंगल पे ये जा रही है ना, ये इंसिडेंट एंगल है ना, ठीक है, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये यहाँ पे बन रहा है। जब पेपर में से लेट सपोज ये पास कर जाएगी, लाइट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वो इसी डायरेक्शन में आगे भी मूव करेगी पास करने के बाद, ठीक है, तो तब हम नहीं कहेंगे कि रिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन हुई है। लेकिन जब इस पेपर में से पास करने के बाद, फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, लाइट जो है वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है अपनी, इसी डायरेक्शन में आगे जाके मूव नहीं करती, इस तरह से चेंज कर लेती है, डायरेक्शन इधर हो जाती है, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम कहते हैं कि अब लाइट की क्या है, रिफ्रैक्शन हो गई या डायफ्रैक्शन हो गई है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। जहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म हो रही है उसी के बाद एप्लीकेशन लिखी हुई है एक। रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल फिनोमेना जितने भी होते हैं, जो हमें जो एक्शन ऑफ लेंसेज है या जो वॉइस की ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर्स है, तो इन दोनों जो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों एप्लीकेशन में रिफ्रैक्शन ही इन्वॉल्व है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया। इसमें ये हमें बेसिकली बताया हुआ है स्टार्ट में कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या किसी मीडिया में से जब पास करती है लाइट तो उनकी स्पीड में क्या फ़र्क आता है। वैक्यूम का मतलब तो स्पेस है ना, स्पेस में तो कोई भी मीडियम नहीं होता, और मीडिया का मतलब है किसी भी मैटर में से जब जो है वो पास करती है। मटीरियल मीडिया, मटीरियल जो है वो वर्ड मैटर से निकला हुआ है, मैटर, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। तो किसी भी जब मैटर में से किसी मटीरियल में से लाइट पास करती है तब उसकी स्पीड क्या होती है, और जब वैक्यूम में से लाइट पास कर रही होती है तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में, या एक ही पैराग्राफ है, स्टार्ट से थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि जो लाइट है वो वेरी कर रही होती है जब भी वो किसी मटेरियल में से पास करती है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कांस्टेंट होती है। इसी को हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोला हुआ है, इसकी फिक्स वैल्यू बता दिया है। आगे लिखा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है थ्रू द मैटर इज लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है 3 एक्सपोनेंट 8, लेकिन मीडिया में से या मैटर में से जब पास करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैटर है ना, इसमें इसका मैस है, ये एटम से, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। लाइट जब इसके एटम इसके मॉलिक्यूल से टकराएगी, इससे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होगा ना, तो थोड़ा टाइम इसका इंटरेक्शन में लग जाता है, इस वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। और आगे ये लिखा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। कुछ मटेरियल ज़्यादा डेंस होंगे, कुछ की डेंसिटी कम होगी, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। डेंसर मीडियम में हमेशा स्पीड कम हो जाती है। और आगे जो है वो इसी के बारे में बताया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडिया वर्सेस रेयर मीडिया।
इसमें ये बताया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लोवर होती है डेंसर मीडियम में, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शंस ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से लाइट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल भी बेंड कर जाती है। और इसी तरह से जो रेयर मीडियम है यानी कि लेस डेंसर मीडियम है, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी फास्टर होती है, क्योंकि उसको वहाँ पे इंटरेक्शंस बहुत कम करनी पड़ती हैं और यहाँ पे जो लाइट की बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो ये जो लाइट की बेंडिंग है इन दोनों केसेस में, एक तो स्पीड का अच्छे से याद रखना है आपने, डेंसर में क्या है, वैक्यूम में क्या है, या मीडियम में क्या है, रेयर मीडिया में क्या है, और सेकेंडली इन दोनों मीडिया में जो बेंडिंग हो रही है लाइट की उसको भी अच्छे से याद रख लेना है आपने, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें डेफिनेशन करनी है, फॉर्मूला करना है, यूनिट और वैल्यू करनी है। डेफिनेशन इसके देख लेते हैं। द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट वन मीडियम इज वैक्यूम। इसमें कह रहे हैं कि जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रैवल करती है, पास करती है, तो उस वक्त इसकी लाइट की बेंडिंग होती है। अब उसकी जितनी बेंडिंग हुई ना, तो उसकी जो हम एक तरह से रेशो निकाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एग्जांपल लिख दे रही हूँ। जिस तरह से ये हमारे पास ये पेंसिल है ना, तो आपने कंसिडर करना है ये लाइट रे है। अभी जब मैंने ऊपर उठाई हुई तो ये एयर में से पास कर रही है, ठीक है। जब यहाँ हम इसको पेपर में से पास कराएंगे तो पेपर में से पास कराना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एयर में से पास करना किसी चीज़ का इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोनों मीडिया डिफरेंट हो गए ना, दोनों का मीडियम डिफरेंट है, एयर अलग मीडियम है, पेपर अलग मीडियम है। इस तरह से वाटर में से लाइट जब पास करेगी, वाटर एक अलग मीडियम है। एयर में से जब लाइट मूव कर रही है, पास कर रही है, वो अलग मीडियम है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है उसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। जो हमने ऊपर डायफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ी है वो वही बेंडिंग है ना, लाइट की जो डायरेक्शन में चेंज आता है वो, ठीक है। तो जब उसकी बेंडिंग जो उसमें आ रही होती है उसको जब हम मेजर करते हैं कि कितनी बेंडिंग हुई है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इसका जो रेशो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसका फार्मूला n इज इक्वल्स टू सी बाई वी लिखा हुआ है। n ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, c जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, ठीक है, या वैक्यूम कह लें। और नीचे जो स्मॉल v लिखा हुआ है ना, वो हम मीडियम की जो हमारे पास वेलोसिटी होती है लाइट की, वो होता है कि हम किसी और मटेरियल में से जिसमें से पास करवा रहे हैं वो उसकी वैल्यू यहाँ पे स्पीड की लिखेंगे। और साथ में जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे सारी जो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट मीडियम है, इन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बता दिए। यूनिट अगले पेज पे आना पड़ेगा। इसमें क्या बताया हुआ है कि ये क्योंकि ना वैल्यू इस तरह से कि ऊपर c है नीचे v है, c भी स्पीड है v भी स्पीड है, दोनों एक जैसी जब क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी सेम होती हैं, तो उनके यूनिट आपस में चूंकि कैंसिल आउट जब हो जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि ये इसका कोई भी यूनिट नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से रेशो है सेम चीज़ों के दरमियान की, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इसके अलावा वैल्यू के बारे में अगले पेज के स्टार्ट पे ही जो लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो हाईएस्ट होती है। तो जो अबव रेशो अभी हमने निकाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की, ये कभी भी इक्वल या लेस देन यूनिटी नहीं हो सकती। इसकी जो यूनिटी की वैल्यू है यानी कि वन वैल्यू है वो हमेशा वैक्यूम के लिए आती है। और ये आगे वही बताया हुआ है कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके जो सो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें 2 स्टेप्स बताए हुए हैं, दोनों के पोस्टुलेट या स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं वो बताया हुआ है। साथ में इसकी एक्सप्रेशन है वो आपने ये दोनों काम जो है बुक से करने हैं। स्टेटमेंट जो इसकी है, ये जो स्टेप्स 2 बताए हुए हैं वो हम उसको पढ़ लेते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन पीछे पढ़ा है ना, वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या स्टेट करता है, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें ये बताया हुआ है कि जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जो नॉर्मल है या रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। फर्स्ट लॉ में सिर्फ ये था इंसिडेंट रे सेम है, नॉर्मल सेम है, और वहाँ पे रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड था, ये फ़र्क है। और सेकेंड लॉ इसका ये कहता है कि जो रिलेशनशिप के बारे में हमें बता रहा होता है किसके दरमियान, एंगल और जो इंडेक्स ऑफ हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों के दरमियान का रिलेशन बताता है। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की जब बात होगी तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जब दो होंगे तो वो फिर
रिफ्रैक्टिव इंडिसेस या इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इसलिए उसको बोल रहे हैं। तो ये एंगल और एन के दरमियान का जो रिलेशन है थीटा और एन का, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसलिए जो एक्सप्रेशन है वो n1 साइन थीटा 1 थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर, ये लिखा हुआ है। तो एक्सप्रेशन इसका बहुत सिंपल सा है, इसको आपने अच्छे से बुक से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने इन्हीं कुछ पॉइंट्स में करना है। डेफिनेशन करनी है आपने, इसकी एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है, जितना भी इसमें लिखा हुआ है ना, इस टॉपिक में से आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि इसमें हर पैराग्राफ में एक तो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिगर्स अच्छे से करनी है और क्रिटिकल एंगल को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल एंड पे दी हुई है। Total internal reflection is the phenomena of reflection of light ray back to the same medium when passing from denser medium to rarer medium in such a way that angle of incidence is greater than its critical angle। इसमें क्या है देखें, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक टू द सेम मीडियम है, जिस तरह से हमने रिफ्रैक्शन को जो स्टडी किया है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्शन या जो डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना था, उसमें क्या था, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट मूव करके जा रही थी तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी, अवे वो मूव हो गई थी, बेंड कर गई थी नॉर्मल से, वो क्या थी, रिफ्रैक्शन था। अब इसको यूज़ करते हुए इस डेफिनेशन को समझते हैं, इसको बुक से ही देख लेते हैं। ये कह रहे हैं इसमें क्या है, लाइट रे की रिफ्लेक्शन हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, किस में, सेम मीडियम व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। ये जो सी पार्ट में हुई भी है ना, बेसिकली जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको कैसे अचीव किया गया है, अब ये देखेंगे जो बॉक्स बना हुआ है, पहले इस फिगर को समझें फिर आपको अगली समझ आएगी। इस फिगर में ये जो बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स के बाहर यहाँ पे आपको n1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे n2 दिखाई दे रहा है। n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये इस मीडियम का, ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है। n2 ये जो बाहर मीडिया है, हो सकता है यहाँ पे ये एयर मीडिया और हो सकता है ये वाटर हो सकता है या ऑपोजिट हो, कन्वर्सली हो, अभी पढ़ेंगे टॉपिक तो हो सकता है उसमें दिखाई दे। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है। इंसिडेंट रे ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गई, कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस आ गया रिफ्लेक्ट करके। रिफ्लेक्शन का ये मतलब है ना, वापस आना, बाउंस बैक कर जाना। और कुछ रे जो है उसमें से एक मीडियम में से दूसरे में पास कर गई, लेकिन वो बेंड कर गई, रिफ्रैक्ट होगी, वो रिफ्रैक्टेड रे उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक मीडियम से दूसरे में रिफ्रैक्शन भी हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हुई, दोनों फिनोमेना हुए। बी पार्ट में देखें, अब हमने क्या किया, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है ये वाला हमें दिखाया हुआ है, इसको हमने थोड़ा चेंज किया। ये देखें ना, ये आपको इसकी डायरेक्शन से अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ ये एंगल है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे रे इस साइड पे, तो ये एंगल काफ़ी वाइड हो चुका है, एंगल ये डिफरेंट है। जब हमने अब ये वाला एंगल यूज़ किया तो इसमें रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टेड रे वो बिल्कुल इस वाला जो मीडियम है पहले वाला, उसके काफ़ी हद तक उसी के पैरेलल जा रही है। ठीक है, ये देखें, इसके अवे यहाँ ये वाली जो थी, इसको देखें और इसको देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये वाली जो थी इसकी बाउंड्री से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे रे रिफ्रैक्ट तो हुई है लेकिन वो इस पहले वाले मीडियम के बहुत ज़्यादा क्लोज है, दूर ज़्यादा नहीं गई हुई, बल्कि यहीं पे उसके करीब करीब मौजूद है। इस वाले में क्या किया कि हमने इसी एंगल को यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम मज़ीद लेके जाएं तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे नॉर्मल है ये बिल्कुल इसके अंदर ही फॉल करना शुरू कर देगी। यहाँ पे था एंगल, तो ये काफ़ी दूर थी, हम एंगल को थोड़ा सा इधर लेके आए तो ये यहाँ पे नॉर्मल होगी। एंगल को मज़ीद थोड़ा सा इधर लेके आए तो ये इसके अंदर इस तरह से आ जाएगी। जब अंदर आ जाएगी दोबारा ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करेगी इस बाउंड्री से, रिफ्लेक्ट करके यूं ऊपर जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन 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 इस तरह से। तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना है कि इंटरनल जो मीडियम की इंटरनल बाउंड्री है ना, उसी से रे बार बार टकरा के उसी से बार बार रिफ्लेक्ट होती जा रही है, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो हमें यहाँ पे बताई हुई थी डेफिनेशन वो ये था कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है, उस दौरान जाते हुए बैक वापस आ जाती है उसी मीडियम में, ये इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जब इस मीडियम में ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ये गई, ठीक है, जैसे ये वाली यहाँ से जाना था इसने, यहाँ पे ये फुल कंप्लीट चली गई है, इस वाले में काफ़ी करीब आ गई। इस वाले में क्या हुआ, इस मीडियम से इसमें जाते जाते उसमें दूसरे वाले मीडियम में नहीं गई, बल्कि
वापस आ गई उसी सेम मीडियम में जिससे जा रही थी। तो ये कह रहे हैं बैक टू द सेम मीडियम, उसी सेम मीडियम में वापस आ गई जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी। और यहाँ पे क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया ना, यानी कि पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, फिर हमने इसको थोड़ा सा इस साइड को लेके आए, फिर मजीद इस साइड को लेके आए। अब ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर होगा इसके क्रिटिकल एंगल के मुकाबले में। क्रिटिकल एंगल फिलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं, अभी डेफिनेशन ऊपर करेंगे आखिरी पॉइंट में, तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी बस आपने इस डेफिनेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से याद करना है। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी फिगर्स हो गई। अच्छा जी, अब हम अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ आ जाते हैं। उसमें मैंने जो है वो क्या लिखा हुआ है, हमने एक डेफिनेशन कर ली, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी सारी कंप्लीट फ्रॉम द बुक करते हैं, फिगर्स करनी है और क्रिटिकल एंगल करना है। अच्छा, अब जो है हम इसको स्टडी बुक से ही कर लेते हैं, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपने बुक से इसको कंप्लीट करना है। जो आपको स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ बताया हुआ ना, इसमें वही सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हुए हैं, रिफ्लेक्शन वाले, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रिफ्रैक्शन क्या, ये सारी बातें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। एंगल के बारे में दोबारा वही बात चल रही है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, वही एंड पे हमने कर लिया। तो हमने जो टॉपिक अभी एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करनी है वो इस पेज से इसकी स्टार्ट करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि लाइट जब एक लेस डेंस मीडियम से एक ज़्यादा डेंस मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल लाइन, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करवाते जाते हैं, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। इसके डिक्रीज होने से जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ना वो नॉर्मल लाइन की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसकी बात कर रहे हैं कि जो बी पार्ट नहीं बना हुआ फिगर का, ये इसकी बात कर रहे हैं। इसके मुकाबले में यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को देखें, फ़र्क है ना। इसमें हमने क्या किया, इन्होंने हमें क्या बोला कि जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करवाते हैं, इसके मुकाबले में हमने यहाँ पे इंसिडेंट जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने इंक्रीज़ कराया। इसके मुकाबले में यहाँ वाला जो एंगल है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो कम हुआ, इसको बढ़ाने से ये कम हुआ, और जो हमारी ये वाली रिफ्रैक्टेड रे थी वो इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, यहाँ पे ये नॉर्मल से कितने दूर है, बहुत अवे है, और यहाँ पे ये नॉर्मल के बिल्कुल करीब है। तो ये नॉर्मल को अप्रोच करना शुरू हो गई, यही लिखा था आपकी बुक में कि वो अप्रोच करती है नॉर्मल लाइन को। इन कंट्रास्ट जब लाइट मूव करती है डेंसर मीडियम से, जैसा कि ग्लास या वाटर से लेस डेंस मीडियम की तरफ, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। और जब उस वक्त हम इंक्रीज करवाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस वक्त वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन मूव करता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि वो उन्होंने रेयर से डेंसर की बात बताई हुई है, या डेंसर से रेयर की बात बताई हुई है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। इसके बाद अगले पैराग्राफ में आज यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं कि अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना मज़ीद बढ़ाते रहते हैं तो इंक्रीज एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो भी अवे मूव करती रहेगी नॉर्मल से, ठीक है। और इस एंगल पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट विदाउट एंटरिंग इनटू सेकंड मीडियम रादर इट मूव्स अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। जब हम इंसिडेंट एंगल को काफ़ी बढ़ा देते हैं, जैसे इसके मुकाबले में यहाँ हमने बढ़ाया, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस बाउंड्री के अलोंग मूव करना शुरू होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है द रिफ्लेक्ट विदाउट एंटरिंग सेकंड मीडिया में भी एंटर नहीं हुई, बल्कि उसके अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया पे वो ट्रैवल करे। ये एक मीडिया अंदर वाला, ये बाहर वाला, तो इन दोनों की बाउंड्री पे ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इस स्टेज पे जो इंसिडेंट एंगल, इस वक्त जो इंसिडेंट एंगल है इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ये इसमें ये क्रिटिकल एंगल लिखा है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड की नहीं बात हो रही, रिफ्रैक्टेड की बात हो रही है, ठीक है, वो जब 90 को अप्रोच कर जाता है तो उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिसकी वजह से जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो अलोंग द बाउंड्री मूव करती है। इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इसको हम थीटा से नीचे थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में सी लिख देते हैं। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे जो है वो ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है बाउंड्री से। ये इसकी बात हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा आई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। थीटा आई जो है वो थीटा सी से बड़ा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इस केस में ये होगा कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है वो इसी मीडियम में वापस आ गई जहाँ से जा रही थी। इस स्टेज पे रिफ्रैक्शन अब नहीं होगी,
क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, रिफ्लेक्ट करके रे यहाँ इस बाउंड्री से टकरा के दोबारा रिफ्लेक्ट यूँ करेगी, ऊपर से टकरा के फिर यूँ, ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न सा चलता जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमने नेक्स्ट इसका क्या जो है वो शॉर्ट लेक्चर में लिखा हुआ। एक्सप्लेनेशन के बाद, एक्सप्लेनेशन हमने कर ली, इसकी फिगर कर ली, इसके बाद डेरिवेशन है। डेरिवेशन को आपने एज इट इज़ बुक से करना है, बहुत सिंपल है, जैसे वो स्नेल्स लॉ में देखा है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी डेरिवेशन है। अच्छा, इसमें ना डेरिवेशन के नीचे आपको ना एक कंडीशन बताई हुई है इंटरनल रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ओनली बी हैपेंड इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू लाइटर मीडियम। ये इस लाइन को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर एमसीक्यू या फॉर वाइवा। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ एक कंडीशन में आपने याद रखनी है कि जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है, डेंसर से लाइटर में आती है। लाइटर से डेंसर में जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिर्फ एक केस में होगी जब लाइट डेंसर से लाइटर मीडियम में मूव करेगी, पास करेगी। ये कंडीशन इसकी याद रखनी है आपने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर्स आ जाता है। इसको अब बुक से साथ में हम देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर इसका प्रिंसिपल बताया हुआ है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और फिगर। ऑप्टिकल फाइबर में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो ये लिखा हुआ है कि एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो डाटा ट्रांसमिशन के साथ रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, लाइट पल्सेस को यूज़ करते हैं और वो लाइट पल्सेस ट्रैवल करते हैं लॉन्ग फाइबर में, और वो फाइबर प्लास्टिक या ग्लास की बनी हुई होती है। और किस प्रिंसिपल पे बेस कर रहा होता है, ऑप्टिकल फाइबर की जितनी भी वर्किंग है सारी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस कर रही होती है। कंस्ट्रक्शन आगे बताई हुई है कि इसमें क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स होती हैं ग्लास या प्लास्टिक की। इनर ट्यूब को कोर बोला जाता है, उसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई डेंसिटी होती है। और जो आउटर है उसको क्लैडिंग बोला जाता है, उसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और यानी कि स्मॉलर डेंसिटी होती है। और जितना पूरा सेटअप है इसको हमने एक मटेरियल में एनक्लोज किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, उस मटेरियल को जैकेट बोला जाता है। इसके बाद आगे आपको मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग बता दिया। मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होता है, द लाइट एंटर्स इनटू द कोर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर मटेरियल। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, अंडरलाइन कर लें कि जो एंगल लाइट जो एंटर हो रही है, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है लाइट का, वो ग्रेटर एज कम्पेयर टू क्रिटिकल एंगल, इसीलिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अभी पीछे जाके जो बी पार्ट की फिगर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसमें यही तो हमने सी वाले पार्ट में फिगर में देखा है कि जो हमारे पास थीटा आई था वो ग्रेटर था थीटा सी से। यही एक कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और अभी हमने स्टार्ट में इसकी प्रिंसिपल में यही पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करती है। तो ये बात जो है अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है और ये मूव करती रहती है इसी में। और ऑप्टिकल फाइबर केबल कह रहे हैं कि आपको 14.8 में शो की हुई। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ तक करके ना फिर अगले पेज पे जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट पेज जो 135 पेज पे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, दिस लाइट सिग्नल ट्रेवल्स, ये भी इसकी इसी में आएगा, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग में आएगा। पहले मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग आपने ये दो लाइनें लिखनी है, द लाइट एंटर्स इनटू द कोर एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर मटेरियल, मूव्स विद इन द कोर बाय सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद अगले पेज से स्टार्ट करना है, दिस लाइट सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। के वही जो सिग्नल लाइट का एक बार एंटर हो गया वो ट्रैवल करता रहेगा जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता। एट द रिसीविंग एंड जो लाइट सिग्नल होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करवा दिया जाता है ट्रांसड्यूसर की मदद से, ट्रांसड्यूसर जैसा कि फोटो डायोड। और जो डायोड है या डायोड्स जो है वो क्या करते हैं, लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और यूज़र एंड पे, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको फिर हम अगेन कन्वर्ट करवा दिया जाता है टेक्स्ट में, वॉइस में या वीडियो डाटा में, जिस तरह से भी रिक्वायर हो। तो ये सारा क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग हो गया। अब एप्लीकेशंस पे अगर आ जाए तो एप्लीकेशंस जो है वो एक तो जहाँ पे अभी मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग स्टार्ट वाला बताया ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक लिखना है, उसके बाद लिखा हुआ था कि फिगर आ जाती है। फिगर के बाद जो 2-3 लाइनें हैं ना वो उसमें एप्लीकेशन बताई हुई है कि इसको हम काफ़ी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इसको मॉडर्न टेली कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं। यहाँ तक लिख के फिर जो लास्ट पैराग्राफ है लो पावर के नीचे जो एडवांटेजेस यहाँ पे लो पावर वाले ख़त्म हो रहे हैं, उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन वेरियस सेक्टर्स, ये सारी भी इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, हेल्थ केयर
एरिया में यूज़ होता है, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, लाइटनिंग, कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों में। टेली कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ग्रेटर स्पीड प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी इसकी कॉपर वायर से ज़्यादा है। इसके अलावा ये लाइटर होते हैं, फ्लेक्सिबल, ये सारा कुछ आगे एडवांटेजेस में आ जाएगा। अब एडवांटेजेस ही लास्ट पे रह गए हैं कि जो ऊपर ABCDE पार्ट लिखे हुए हैं ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं कि इसकी हायर बैंड विड्थ है। बैंड विड्थ का मतलब है कि डाटा कैपेसिटी कितनी है, कितने वो ट्रांसफ़र कर रहा है डाटा। फास्टर स्पीड है इसकी, इंटरफेरेंस जितनी भी है उसको ये रेजिस्ट कर रहा होता है, ये इसका एडवांटेज है। और लॉन्ग डिस्टेंस में ईजीली इसकी वजह से सिग्नल हम मूव करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं, तो ये इसके हमें एडवांटेजेस है, इसके फ़ायदे हैं। और इसके लिए फिगर जो आगे बताई हुई है 14.5 वो आपने अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो अगला है वो लेंसेज है। लेंसेज और मिरर्स और रे डायाग्राम्स, इनके बगैर जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है वो इनकम्प्लीट है। जिस तरह से मैथ्स है वो कैलकुलेशन के बगैर, ज्योमेट्री के बगैर नहीं कंप्लीट होती, इस तरह से ऑप्टिक्स जो है वो लेंसेज, मिरर्स, रे डायाग्राम्स, इनके बगैर नहीं कंप्लीट होती। तो लेंसेज हैं, थिन लेंसेज का टॉपिक है। इसमें डेफिनेशन सबसे पहले करनी है कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं स्पेसिफिक वेज में और इमेज बनाते हैं, इनको हम लेंसेज बोलते हैं। आगे इनकी एप्लीकेशन बताई हुई है कि इनको हम डिफरेंट जो है एप्लीकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीडे जो आई ग्लासेस हैं, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन तमाम जगहों पे इनको यूज़ किया जाता है। और प्रिंसिपल क्या है, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन पे काम कर रहा होता है। आगे क्या है, हमें इनकी एक तो टाइप्स बताई हुई हैं, प्रिंसिपल बताया हुआ है, रिफ्रैक्शन पे बेस करता है। टाइप्स क्या है, इनकी दो टाइप्स हैं, कौन सी, एक कन्वर्जिंग है, दूसरे डाइवर्जिंग लेंसेज हैं। फिर इनकी टर्म्स हैं आगे, जो फोकल लेंथ है या अगले पेज पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सब की डेफिनेशंस और जो फिगर 14.11 दी हुई है उनमें ये सारी जो टर्म्स है वो लेबल हुई हुई हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। डेफिनेशन बस इनकी अच्छे से करें। ये देख लें कि किसी का कुछ आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताया हुआ है कि फोकल लेंथ किसकी का पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, ये चीज़ होगी। और सिंबल बताया हुआ है, यूनिट बताया हुआ है, उन चीज़ों को अच्छे से करना है और फिगर लाजमी इसके साथ करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज। इसमें एक्शन दोनों का सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि जब भी कोई भी लाइट की रे वो लेंस में से पास करेगी ना तो हमें कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देता है, फैसिनेटिंग सा पैटर्न। अब जो लेंसेज की टाइप है ना, हमें बेसिकली दो टाइप्स जो बताई हुई हैं, कन्वर्जिंग और जो डाइवर्जिंग लेंस है, इन दोनों का एक्शन डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, एक्शन डिफरेंट है, कैरेक्टर्स सबके डिफरेंट है, फिगर अपनी अपनी है। कन्वर्जिंग की शेप हमें क्या बताई हुई है कि ये सेंटर पे जो है वो थिकर होता है और थिनर होता है एजेस पे, और जब इसमें से लाइट की बीम पास करती है तो ये क्या करता है, उनको लाइट रेस को कन्वर्ज कराता है। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब है क्लोज लाना, C फॉर कन्वर्ज और C फॉर क्लोज, इसको इस तरह से याद रखें। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो हमेशा क्या करेगा, इनको जो है वो ये सेंटर से थिकर होता है और थिनर एट द एजेस, ये वाला ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस है। इसमें से जब लाइट रे पास करती है ना, एक लाइट रे मिसाल के तौर पे पास की, जब इसमें से आगे से जितनी भी लाइट रेस पास कर रही हैं वो सारी फिर एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं, क्लोज हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। और इसके कैरेक्टर्स हमें बताए हुए हैं कि ये रिफ्रैक्शन कराएगा, कन्वर्ज करवाता है लाइट को। इसके अलावा फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसी इसका इमेज कैसा है, वो रियल और इन्वर्टेड होता है, लेकिन कुछ केसेस में वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये इसको पॉइंट्स के फॉर्म में कर लेना है कि इमेज किस तरह से, इन दोनों में आपने इस तरह से करना है। शेप याद रखनी है, एक्शन याद रखना है। जैसे कन्वर्जिंग है वो कन्वर्ज करा रहा है, लाइट रे को पास करवाने के बाद एक ही पॉइंट पे मीट करवा रहा है। कैरेक्टर्स में क्या है कि रिफ्रैक्शन तो दोनों कराएंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन कराने के बाद ये वाला कन्वर्ज कराएगा, ये वाला डाइवर्ज कराएगा। फिर जो इनमें इमेज बनेगा वो इसमें किस तरह का बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और डाइवर्जिंग के केस में क्या बताया हुआ है कि इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल होगा, अपराइट और डिमिनिश्ड होगा। ये इस तरह से करना है। फिर आगे साथ में इनकी फिगर्स कर लेनी है। 14.12 में दोनों की फिगर बनी हुई है, वो जो थोड़ी सी रेज ऑफ लाइट दिखाई हुई है, कन्वर्जिंग उनकी डाइवर्जिंग दिखाई हुई है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इसको बुक से एक बार देख लेते हैं। ये देखें, ये रे ऑफ लाइट आ रही थी सारी, ठीक है, इस लेंस में से पास की, कन्वर्जिंग में से पास करने के बाद सारी ये इस पॉइंट पे आके मीट कर गई। तो ये जब भी मीट करेंगी, क्लोज आ गई एक दूसरे के, तो ये कौन सा लेंस हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हुआ। ठीक हो गया। और कन्वर्जिंग और कन्वेक्स यहाँ से भी मिलता जुलता इनका नेम है। जो कनकेव है, इसमें से लाइट रेस ये सारी जब पास की ना, पास करने के बाद ये सारी अवे मूव करना शुरू हो गए, दूर दूर जाना शुरू हो गया, इसने इनको डाइवर्ज करवा दिया है। कनकेव जो है वो डाइवर्ज करवाता है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक रे डायाग्राम्स बाय द लेंसेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम बुक से स्टडी करते हैं। पहले हम लीनियर मैग्नीफिकेशन और ये वाला इसको स्टडी कर लें, फिर ये मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन के केस में क्या है, आपने एक तो डेफिनेशन करनी है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन एक तरह से रेशो है किन दो चीज़ों के दरमियान, इसमें हमने जो इमेज आया है ना उसकी हाइट कितनी है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, दोनों में ऑब्वियसली फ़र्क होगा, उसकी जो रेशो निकालेंगे वो लीनियर मैग्नीफिकेशन है। और एक इसकी डेफिनेशन एंड पे लिखी हुई है टॉपिक के अगले पेज पे देखें, रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इमेज जो बना है वो लेंस से कितना दूर बना है वो, और डिवाइड उसको हम किससे करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर है, तो इन दोनों की जो रेशो निकालते हैं वो क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। फिर इनके दोनों के फार्मूला भी दो अलग अलग, डेफिनेशन अलग हैं तो फार्मूलाज भी अलग हैं, वो कर लेना है। साथ में जो है हमारे पास फिगर इसमें कौन सी दी हुई है, ये फिगर 14.14 जो है ये इसकी फिगर आ जाएगी। साथ में टेबल है पिछले पेज पे 14.2, इसमें जो इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। और फिर एंड पे या लाजमी ये देखना है क्यू किस वक्त पॉजिटिव होगा, कौन से लेंस के लिए, पी का पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये इनकी वैल्यूज इसको अच्छे से कर लेना है। अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। इसमें जो है वो टेबल 14.3 जो है एज इट इज़ आपने बुक से कर लेना है। इसमें आपको आई गेस 8 पॉइंट बताए हुए हैं। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे देखा जा सकता है, कैच किया जा सकता है, वर्चुअल को कैच नहीं किया जा सकता। रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, दूसरा इरेक्ट है। रियल इमेज कब बनता है, जब रेस एक्चुअली मीट करती हैं, और वर्चुअल इमेज तब बनता है जब हम इसको ये अपीयर टू मीट यानी कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। और इसमें रियल इमेज में इंटरसेक्शन होती है लाइट रेस की, लेकिन इसमें वर्चुअल में इमेजिनरी इंटरसेक्शन करवाई जाती है। ये स्क्रीन पे बनता है रियल इमेज, लेकिन जो वर्चुअल है वो मिरर्स पे बनता है। रियल इमेज कन्वेक्स लेंस बनाता है, दूसरा जो है कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर भी बनाते हैं। और आगे इनकी दो एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है रे डायग्राम्स बाय द लेंसेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बुक से ही देख लेते हैं। ये बुक से ही आपने करना है। अच्छा, रे डायग्राम बाय लेंसेज है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए जब हम पार्ट आपने पढ़ना है तो साथ में आपने इसकी जो रे डायग्राम अगले पेज पे है उसको देखना है कि जब इसमें आपने अच्छे से याद सिर्फ ये रख लें, ऑब्जेक्ट को जब आपने इन्फिनिटी पे प्लेस करना है तो रियल इमेज कौन सा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, फोकस पॉइंट पे बनेगा। और जो साइज़ होगा इमेज का वो हाईली डिमिनिश्ड है और हमें इमेज ऑफ द पॉइंट साइज़ के तौर पे दिखाई देगा। बस यहाँ तक ये दो लाइनें, हर केस में आपने ये याद कर लिया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने से इमेज कहाँ पे बन रहा है और इमेज की क्वालिटी क्या है, कैसा इमेज है। ये दो बातें होगी तो बस आपकी रे डायग्राम आप बना लेंगे ईजिली। बस एक बार प्रैक्टिस कर लें रे डायग्राम बनाने की, उसके अलावा याद रख लेने पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इन्फिनिटी पे रखने से कहाँ पे इमेज बनेगा, कैसा बनेगा। बी पार्ट में क्या होगा, जब आपने 2F से बियॉन्ड रखना होगा, ठीक है। 2F यानी कि ये है ना, तो बियॉन्ड का मतलब है इससे पहले, यहाँ पे कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट जब रखना है तो अब आपने देखना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, किन दो पॉइंट के दरमियान बनेगा और वो उसकी नेचर क्या होगी। ये दो बातें, इमेज बनना कहाँ पे है, सेकेंडली कैसा इमेज होगा, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ये दो चीज़ें, बस इतनी सी इसमें जो है आपने बात अगर कर ली तो आप को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसके अलावा जैसे अब ये सी है, इसमें क्या है कि जब आप 2F पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अब आपने देखना है इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, बस। फिर डी में क्या है, ऑब्जेक्ट को जब हम F और 2F के दरमियान रखते हैं तब इमेज कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है। अगेन ई पे भी इस तरह से कि जब आप F पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा। और लास्ट में भी इस तरह से कि जब हम F के अंदर रखते हैं। अच्छा, अब ए पार्ट जो है ना, ए जो पीछे हमने पढ़ा था जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ये लेंस है हमारे पास, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब है कि कोई पॉइंट हमें नहीं बताया हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिखाई दे, बुक पे बहुत लाइट सी इसकी बनी हुई है, हो सकता है आपकी बुक पे ठीक हो, इसको अपनी बुक से बेशक देख लीजिएगा। जब हमने इमेज को यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, इसमें से लाइट रेज जब पास करके आई, यहाँ पे आई, कन्वर्ज की, क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस, ये जो रे डायग्राम हम सारी पढ़े यहाँ पे हमने कन्वेक्स यूज़ किया, ये एक पॉइंट पे आके मीट की और इमेज जो है वो इन्होंने दिखाया नहीं है कहाँ पे बना है। इस पे क्या लिखा हुआ है,
इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस पे इमेज बनेगा, यहाँ पे फोकस पे, यहाँ पे ही इमेज इसका बनेगा और वो बिल्कुल पॉइंट साइज का बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपने रखा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f पे, ये 2f है, 2f से थोड़ा सा पहले जब हमने रखा, इसको हम बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, इमेज आपका ये f और 2f के दरमियान आके बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना होगा। मैंने बताया बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, कहाँ पे इमेज बन रहा है और कैसा बन रहा है। अब बी पार्ट में देख लेते हैं कैसा बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये रियल होगा और दूसरा इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा इमेज होगा, ये दो चीज़ें होगी। इसके बाद सी पार्ट में क्या था कि जब आपने उसको बिल्कुल 2f पे प्लेस किया, ये 2f है यानी कि ये फोकस है और इसके 2f पे ट्वाइस पे रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इसका इमेज ये बिल्कुल 2f पे आके बना, यानी कि सबसे सिंपल केस ये सी वाला है। ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे रखा, इमेज भी 2f पे ही आके बना। अब ये हमने देखना है कि ये इमेज कैसा होगा। ये लिखा हुआ है कि ये इन्वर्टेड है और ये रियल है और इमेज सेम साइज का भी होगा, जितने साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का भी साइज होगा। 2f पे ऑब्जेक्ट रखा, 2f पे ही इमेज बना, जितना इसका साइज है उतना ही इसका साइज है। इमेज जो इन्वर्टेड है और रियल है। इसके बाद अगले पे आ जाए, जब f और 2f के दरमियान रखा गया, ये f है ये 2f है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, इमेज जाके बना बियॉन्ड 2f। ठीक है, और बियॉन्ड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी आगे जाके बना। ये इमेज लार्जर है, इन्वर्टेड है और रियल है। बस आगे जो ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं वो रे डायग्राम बनाने की लिखी हैं, वो आपको बनानी आ गई। एक बार पढ़ लें इन सबको, एक ही जैसा सारा कंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि रे आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है, ये दो रेस इनकी बात बताई हुई है और कन्वर्ज कहाँ पे करनी है, वो आप इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट एट FE वाला पार्ट था, ये ऑब्जेक्ट को जब आपने फोकल पॉइंट पे रखा, ये यहाँ पे, तो इमेज आपको यहाँ पे ये जो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की हुई है और आपको एक जगह पे कन्वर्ज हुई हुई नहीं दिखाई हुई, इस चीज़ को हम बोलते हैं, एक तो ये आपके पास होता है वर्चुअल इमेज होता है, यानी कि ठीक है, और ये इमेजिनरी है। ये जो लाइंस है ना, ये आगे किसी ना किसी पॉइंट पे इसको एक्सटेंड करते जाएं, इसको भी करते जाएं, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों मीट ज़रूर करती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज बनता तो है लेकिन वो इन्फिनिटी पे बनता है, बहुत दूर कहीं जाके बनेगा, और जो साइज होगा इमेज का वो बहुत लार्जर होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। इमेज यहाँ पे लार्ज बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल इमेज बनेगा। इसके बाद जो आखिरी रह जाता है अगले पेज पे जो आपको बताया हुआ, जब हम इनसाइड द फोकल पॉइंट रखेंगे, यानी कि ये फोकल पॉइंट ये f है यहाँ पे और ये लेंस है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा है, इस केस में क्या लिखा हुआ है कि जब हम इसको फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, और वो कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, यहीं पे आके इसका इमेज बनता है। बाकी सब केसेस में देखें, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते थे तो दूसरी साइड ऑफ द लेंस पे इमेज बन रहा था, इधर भी ऐसा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज, इधर ऑब्जेक्ट इधर इमेज। लेकिन इस लास्ट वाले केस में क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा इमेज भी वहीं पे बना है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। और ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, इन सारे केसेस में ऊपर जो हमने सारे पढ़े हैं सब में रियल इमेज बन रहा है, सिर्फ इस वाले में वर्चुअल इमेज बन रहा है। और ये इमेज काफ़ी लार्जर होगा, अपराइट होगा और वर्चुअल होगा। बस इतना सा इसमें आपने करना है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है रे डायग्राम का। आज के लेक्चर में हमने इतना ही करना था, जो मैंने नोट्स बनाए हुए वो यहीं तक था। हमारा रियल और वर्चुअल इमेजेस का जो डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है, लीनियर मैग्नीफिकेशन भी हमने पहले कर लिया और रे डायग्राम अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ जिस तरह से मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसको इसी तरह से करते जाएं, तो होपफुली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।